Hello students, welcome to our channel. Today we will discuss the first chapter of class 9th physics which is motion. This is the first chapter और ये सबसे important chapter है क्योंकि आगे के जितने भी chapters हैं मोशन के बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है, ये सब इसी पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आगे हम बढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो मोशन, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और एकदम आप लोग ध्यान तवज्जो से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले मोशन में हम सबसे पहले समझते हैं मोशन कहते किसको हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं मोशन का मतलब चलने को कहते हैं। कोई चीज़ चल रही है तो उसको कहेंगे वो चीज़ मोशन में है। और इसी तरीके से इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट है रेस्ट। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको रेस्ट में कहेंगे, मतलब कोई चीज़ चल रही है तो उसको कहेंगे मोशन में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और अगर एनीथिंग इज मूविंग इट विल बी इन मोशन। और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको हम बोलेंगे इट विल बी इन रेस्ट। लेकिन रेस्ट और मोशन असल में ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कोई चीज़ रेस्ट में हो किसी एक पॉइंट के लिए और वही चीज़ मोशन में हो किसी और दूसरे पॉइंट के लिए। तो रेस्ट और मोशन दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। वन ऑब्जेक्ट कैन बी इन द स्टेट ऑफ मोशन फॉर वन रेफरेंस पॉइंट एंड इट कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर अनदर रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिस्कस करना जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट कहते किसको हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि फला ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, फला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, अगर आपसे कोई ये पूछे तो सबसे पहले आप पूछो किसके लिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूछूं कि मून जो है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो आप पहले पूछो किसके लिए। रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ से हम देख रहे हैं। जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट के बदलने से हमारा रेस्ट और मोशन का जो स्टेट है वो भी बदल जाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन जो है, जो बंदे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, स्टेशन पे खड़े हुए हैं, उनके लिए तो ट्रेन आगे बढ़ रही है, पोजीशन बदल रही है, ट्रेन आगे बढ़ रही है, जगह बदल रही है। तो जो बंदे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं उनके लिए तो ट्रेन चल रही है। लेकिन जो लोग ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए जो डब्बा जहाँ था वहीं है, S1 जहाँ था S1 वहीं है, S2 जहाँ था S2 वहीं है, इंजन वहीं पर है, और जो है इसी तरीके से पेंट्री कार वहीं पर है, H1 H2 A1 A2 जो भी है, जो डब्बे हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं। तो जो बंदे इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए तो हम कहेंगे भाई ट्रेन रेस्ट में है। लेकिन जो लोग स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं उनके लिए हम लोग कहेंगे कि ट्रेन मोशन में। इसीलिए सबसे पहले रेफरेंस, तो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें हाउ विल यू डिफाइन रेस्ट, तो रेस्ट उसको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट से बदल नहीं रही है। यानी अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं, तो अभी देखो मेरी जगह इसके लिए बदल नहीं रही है। मैं जहां था उसके लिए वहीं पर हूं, तो मैं उसके लिए रेस्ट में हूं। मान लीजिए मैंने यहां एक पॉइंट लगा दिया ये। अब ये पॉइंट अगर मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है तो इसके लिए देखो मेरी जगह बदल नहीं रही है, टाइम के साथ मेरी जगह बदल नहीं रही है। तो अब मैं बोलूंगा कि आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। अब मैं देखो चलने लगा तो अब मेरी जगह बदल रही है। तो जब मेरी जगह बदल रही है तो मैं बोलूंगा कि अब इसके लिए मोशन में हूं। तो मैं डिफाइन करना है, आप लोग साथ साथ में लिख भी सकते हैं कि रेस्ट बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, in the state of rest with respect to, मैं WRT लिख रहा हूं, with respect to a reference point, with respect to a reference point, if position of the object does not change, if position of the object does not change विद रेस्पेक्ट टू मतलब उसके कंपैरिजन में, उससे हम लोग मुकाबला उससे वो कर रहे हैं, उसी के रेफरेंस में देख रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, जैसे ट्रेन में कोई बंदा ट्रेन में बैठा हुआ, अपनी सीट पे आराम से बैठा हुआ है। अब किसी भी आप ट्रेन के किसी हिस्से को आप रेफरेंस पॉइंट मान लें तो वो ट्रेन का हिस्सा, उसके बीच में पोजीशन नहीं बदल रही है। अगर वो बंदा चल नहीं रहा, अपनी जगह बैठा हुआ है, तो ट्रेन के लिए वो रेस्ट में है। लेकिन जो ट्रेन के बाहर हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोग हैं, वो क्या है, उसके लिए मोशन में है, क्योंकि जगह बदल रही है। अब इसी तरीके से इसका जस्ट रिवर्स आप मोशन डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया रेस्ट, ये आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद मोशन अगर आपको डिफाइन करना है तो देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको मैं रेस्ट की जगह यहाँ मोशन कर देता हूँ, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। मोशन क्या होगा, मोशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस हो जाएगा। बस ये यहां पर क्या हो जाएगा, चेंजेस
विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, टाइम के साथ। यहाँ पर टाइम के साथ मैं डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, यानी टाइम के साथ अगर पोजीशन बदल रही है तो हम बोलेंगे मोशन में है, और टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रही है तो हम बोलेंगे रेस्ट में है। और एक ही चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है किसी एक रेफरेंस पॉइंट के लिए, और वही चीज़ मोशन में हो सकती है किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, बहुत ईजी है ये। तो आगे से कोई पूछे कि फला ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, तो पहले आप पूछो किसके लिए, किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो मैं हेडिंग लिख लेता हूं, देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसको कहेंगे बेटा, मान लीजिए सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया ए पॉइंट से, तो ए को हम बोलेंगे उसकी इनिशियल पोजीशन। ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां से उसने चलना शुरू किया उसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। अब मान लीजिए वो ए से बी गया, ठीक है, बी से फिर सी गया, सी से फिर डी गया, और डी जाके वो फाइनल पोजीशन है, डी पे जाके रुक गया या हमने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, ठीक है। तो यहां पर उसकी फाइनल पोजीशन डी पे उसकी हो गई फाइनल पोजीशन, डी पे हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। ए से चलना शुरू किया, दिस वी विल कॉल एज इनिशियल पोजीशन। द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, देन सी टू डी। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, यू एड ऑल द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी डिस्टेंस। पूरा जोड़ दो आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सारा का सारा दूरी जोड़ दो, ए बी हो गया प्लस बी सी हो गया प्लस सी डी हो गया। यू एड ऑल दीज डिस्टेंसेज, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। और जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है, एक लंबाई है, ये लंबाई है, तो अब इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए, है ना। कोई मेजर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई यूनिट चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मास मेजर करना हो, वजन मेजर करना हो, तो आपकी जो हमारा मास होता है, पूछते भाई कितना आपका वेट है ना। वेट तो दूसरी चीज़ होती है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में, लेकिन ऐसे आमतौर पे जब पूछते हैं भाई कितना वजन है, तो हम बताते हैं इतना किलोग्राम है। आजकल टेम्परेचर कितना है, भाई इतना डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो चीज़ें मेजर की जाती हैं उनकी कोई यूनिट होती है ना, जिसमें हम मेजर करते हैं। तो इसी तरह लंबाई की यूनिट आप सबको मालूम है कि लंबाई की यूनिट हम लोग लंबाई किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। छोटी लंबाई होगी वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंच में भी मेजर कर सकते हैं। अब उसके लिए चूंकि क्या है बेटा, बहुत सारे सिस्टम हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम यूज होता है ना। कहीं पे किलोमीटर ज़्यादा कॉमन होता है और कहीं पर मीटर कॉमन होता है, कहीं पे इंच कॉमन होता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जो जनरली किताबों में एक्सेप्टेड सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, जनरली एक्सेप्टेड सिस्टम है वर्ल्ड वाइड यूनिट के लिए। और उसमें क्या है बेटा, उसमें डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर है, यानी हम इसको मीटर में मेजर करेंगे, लंबाई को मेजर करेंगे मीटर में। तो इतना सिंपल सी बात है, ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ये सब आप जोड़ दीजिए। पूरा जोड़ने के बाद जो दूरी आएगी उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको मेजर करेंगे मीटर में। उसको किस में मेजर करेंगे बेटा, मीटर में मेजर करेंगे। आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, आप सेंटीमीटर में, अगर एक चींटी चल रही है तो आप किलोमीटर में तो मेजर करोगे नहीं भाई, चींटी जो चलती है किलोमीटर दूरी तो चलती नहीं है, तो आप चलो उसको सेंटीमीटर में कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई बंदा चल रहा है, पैदल चल रहा है दूर तक, आप किलोमीटर में मेजर कर लो। लेकिन जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। आप एसआई यूनिट, अगर आप एसआई यूनिट में लिखना चाहते हैं तो मीटर है, ठीक है। माइल्स भी एक यूनिट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी डिस्टेंसेज हैं। जब आप एस्ट्रोनॉमी जो है आगे चल के पढ़ेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, लाइट ईयर होता है, ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्टेंस तो समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट आप उसकी इनिशियल पोजीशन देखिए और आप उसकी फाइनल पोजीशन देखिए, और देखिए कि उनके बीच में स्ट्रेट लाइन दूरी कितनी है। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन से आप ज्वाइन कर दे रहे हो, तो ये सीधी लाइन की जो दूरी है बेटा, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा AD के बराबर। डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा AD के बराबर। A और D के बीच में जो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है, अगर दो पॉइंट है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको जाना हो और सबसे कम दूरी में जाना हो तो आपको सीधा जाना पड़ेगा, ऐसे सीधा।
और अगर आप लोग घूम के गए, मान लीजिए कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो ये लॉन्गर डिस्टेंस है, ये लंबाई ज़्यादा आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट दूरी के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ यूज़ किया जाता है। आप सीधा जाइए, एक पॉइंट से सीधा उस पॉइंट तक जाइए, तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ए से डी के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये भी एक लंबाई है, इसीलिए इसकी भी यूनिट वही यूनिट होगी जो डिस्टेंस की होगी, जो डिस्टेंस की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी। मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है। बस फर्क क्या है कि ये जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी है, और वो क्या है, वो टोटल दूरी है। टोटल दूरी ऐड कर दो, डिस्टेंस बन जाएगा। इनिशियल शुरुआत से आखिर तक शॉर्टेस्ट दूरी लगा दो, उसको डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ, तो देखिए डेफिनेशन कैसे होगी। डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन लिखेंगे। सो इफ वी वांट टू डिफाइन डिस्टेंस, व्हाट विल बी डिस्टेंस? सो लेंथ ऑफ टोटल पाथ, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, length of total path covered by an object is called as distance। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस, द एसआई यूनिट क्या होगी? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, इट इज अ लेंथ। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स। इसको मीटर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली बात है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है मैं बताता हूं। अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इतना आप समझो कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। तो आप डिस्टेंस को जीरो मान सकते हो। जीरो कब मान सकते हो? कोई बंदा रुका, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और रेफरेंस पॉइंट पे ही रुका हुआ है, जहां से आपको मेजर करना है उसी जगह पे रुका हुआ है, तो अब उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस हो गया जीरो, और वो ट्रेवल भी नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस जीरो ही रहेगा उसका। या फिर डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, जब चलेगा तो कहीं भी जाएगा, उसका हम सारा डिस्टेंस जोड़ेंगे और वो पॉजिटिव डिस्टेंस ही आएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। या तो जीरो होगा, जीरो उसके लिए होगा जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और रेफरेंस पॉइंट पे ही खड़ा हुआ हो, रेफरेंस पॉइंट से उसकी कोई दूरी नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई इसका डिस्टेंस जीरो है। और या फिर अगर चल रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो और अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर के बारे में जरा बता देता हूं, ये पॉइंट्स लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में ये डेफिनेशन हो गई, एसआई यूनिट हो गई। एक स्केलर क्वांटिटी है, इट कैन बी जीरो पॉजिटिव बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अब गौर से सुनिएगा, स्केलर और वेक्टर कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए, पहले आप वो समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हर वो चीज़ जिसको आप मेज़र कर लें। जैसे लंबाई है, आप लंबाई को मेज़र कर सकते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अभी इस वक्त टेम्परेचर कितना है, आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो, इसलिए टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम है, यू कैन मेजर वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। डेंसिटी यू कैन मेजर, डेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। You can measure distance, displacement, you can measure speed, you can measure force, they all are physical quantities. तो जब आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर कर सकते हैं या ऐसे ही ऑब्जर्व करके मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो भी होंगी वो दो तरह की होंगी। वन टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल समझो आप, जैसे मैं बोलूं अभी बाहर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई पूछेगा सर किधर, उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ? ये कोई सवाल बनता ही नहीं। अरे भाई बाहर 20 डिग्री टेम्परेचर है। अब आप ये थोड़ा पूछोगे सर कितने एंगल पर है।
अगर ये सवाल नहीं किया जा सकता कितने एंगल पे है, उत्तर की तरफ है, पूरब की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, अगर ये सवाल मतलब ये सवाल बेकार है अगर, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलूँ मेरा वजन 90 kg है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ माई मास इज 90 kg, तो आप बोलोगे सर कितने एंगल पे है, ये कोई सवाल हुआ? सर नॉर्थ की तरफ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन बनता नहीं है यहाँ पर। तो अगर किसी क्वांटिटी में ये सवाल नहीं पूछा जा सकता किधर, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में वैल्यू तो होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्टेंस में भी क्या होता है बेटा, वैल्यू होती है। 15 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर वैल्यू होगी, लेकिन उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। आप देखो ऑब्जेक्ट इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, देखो ऐसे चल रहा है, सब जोड़ दो, कोई एक डायरेक्शन है इसका? कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है, सब इधर उधर, इधर पहले इधर मूव किया, इधर मूव किया, हमने सब जोड़ दिया। देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ डिस्टेंस एंड देयरफॉर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर फिर से मैं एक बार आई विल ट्राई टू रिपीट अगेन। व्हाट इज ए स्केलर क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आप पूछोगे सर कितने एंगल पे है, तो ये कोई सवाल बनता नहीं है। मास है, डिस्टेंस है, ये सारी स्केलर क्वांटिटी हैं, इसमें वैल्यू तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसमें वैल्यू भी होती है और एक डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं बोलूं कि भाई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो अब आप पूछ सकते हो सर किधर लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, नॉर्थ की तरफ लग रहा है, साउथ की तरफ लग रहा है, या नॉर्थ से कुछ एंगल पे लग रहा है। आप यहां पर एंगल पूछ सकते हो, तो फोर्स में आप एंगल पूछ सकते हो, तो इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो डिस्टेंस में आप कोई डायरेक्शन पूछ नहीं सकते। सी द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन हियर, दैट इज व्हाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन एक फिक्स डायरेक्शन है। ये देखो एक फिक्स डायरेक्शन से आई है, कहां से कहां डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल, देयर इज वन फिक्स डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें हम पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ हुआ है या साउथ की तरफ हुआ है या ईस्ट की तरफ हुआ है या वेस्ट की तरफ हुआ है, हम एंगल पूछ सकते हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन गई है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी और डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसको मैं डिफाइन करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है बेटा, तो ये अभी एक शॉर्ट वीडियो है और आगे भी इस तरह के हम लोग लेक्चर्स कंटिन्यू रखेंगे ताकि इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट किया जा सके। शॉर्ट वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ तो क्या डेफिनेशन होगी बेटा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट, या इस तरह से लिखिए, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, length of shortest path between initial position and final position of the object, and final position of the object is called as displacement, is called as displacement। जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट, इसका भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर्स, ये भी मीटर्स है। ठीक है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें डिस्टेंस में बोला था स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डिस्टेंस में हमने बोला था कि या तो जीरो होगा डिस्टेंस या पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है बेटा। वजह क्या है? जब आप डायरेक्शन मान लेते हो ना, तो अगर मान लीजिए आपने राइट साइड का पॉजिटिव माना तो लेफ्ट साइड का आपको निगेटिव मानना पड़ेगा,
क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, किस तरफ आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ हो रहा है और आपने उसको पॉजिटिव मान लिया, तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट साउथ की तरफ है ना, तो उसको आपको निगेटिव मानना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज नाउ इंपॉर्टेंट. So in which direction the displacement has taken place, depending on that direction we will decide whether displacement is positive or negative. जीरो भी हो सकता है. जीरो कैसे हो सकता है? जीरो ऐसे हो सकता है कि वो रेफरेंस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, मूव ही नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. या फिर चलते चलते वापस आ गया अपनी जगह पे, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से चलना शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से वापस ए पे आ गया. लो, यहां से यहां वापस आ गया. अब देखो डिस्टेंस तो इसका है, डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. हमारा डिस्टेंस यहां पे क्या होगा बेटा? डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया डिस्टेंस. लेकिन अब आप देखो इनिशियल पोजीशन भी यही है, वापस आ गया उसी जगह पे. द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम. तो अब बताइए दोनों के बीच में जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, यहां पे आप देखो, यहां से चला, इधर आया, वापस आ गया अपनी जगह पे. अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो गए तो अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इस तरह से भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह वापस आ जाए, या ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट पे ही खड़ा है, चल ही नहीं रहा, तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. निगेटिव इससे ऐसे होगा कि अगर एक तरफ हमने पॉजिटिव माना है तो हमको दूसरी तरफ निगेटिव मानना ही पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आई कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, जीरो भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है. अब एक सवाल है यहां पर आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कौन सा होगा. यानी आपको क्या लगता है? यहां पे देखिए आप, अगर ये, चलिए मैं मिटा देता हूं. एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बड़ा होगा, क्या दोनों कभी बराबर भी हो सकते हैं, है ना? कौन सा बड़ा होगा, क्यों होगा, जरा उसको समझते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं. एक ऑब्जेक्ट ने ए से चलना शुरू किया, बी गया, बी से सी तक आया. ठीक है, अब अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना हो बेटा तो आराम से ए बी प्लस बी सी कर दो, दैट इज डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. और यू ऑलरेडी नो दैट सम ऑफ any two sides of a triangle is always greater than the third side. I will repeat again. Sum of any two sides of a triangle is always greater than any three sides. I'm sorry, I will repeat. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी, और डिस्प्लेसमेंट हमारा ए सी है. डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ए सी के बराबर, और ये दो साइड का है तो इसका मतलब ये ए बी प्लस बी सी, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन ए सी. सो दैट मीन्स हेयर इन दिस केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ये जो केस मैंने ड्रॉ किया है इसमें डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या बराबर भी हो सकता है. हाँ, एक केस में बराबर हो सकता है. चलिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना किया, सपोज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, और मूव एकदम सीधा जा रहा है, और ए से स्ट्रेट लाइन में बी गया. ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन में एकदम से बी गया. अब मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? आप पूछोगे डिस्टेंस क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ए बी. डिस्टेंस क्या है? ए बी है. आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? आप इसको भी बोलोगे ए बी. So that means if an object travels in a straight line without change in direction, then distance and displacement are equal. अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, बगैर मुड़े हुए, वापस मुड़ नहीं रहा, सीधा जा रहा है ना, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो ये वो केस है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे. तो अब यहां से हमको समझ में आया
कि या तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आप लोग लिख लें। ओके, बस एक पॉइंट मैं लिख लेता हूँ ये, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं ताकि आसान रहे देखना। तो एक पॉइंट बस आप लोग लिख लीजिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। It can never be smaller than displacement. डिस्प्लेसमेंट से कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो आज ये इंट्रोडक्शन था फर्स्ट चैप्टर का। अब इस तरह की शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।